हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिज़िक्स का एक पार्ट देखेंगे जिसको द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। और ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये एक्चुअल में है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है। और टेक्निकल इन द सेंस कि थोड़ा टफ टॉपिक है, तो आपको डरना या भयभीत नहीं होना है। तो आप देखिए, इसी टॉपिक से केवल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बी रिलैक्स, आपको रिलैक्स होके अच्छे से जो बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको, ये टॉपिक एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो लेकिन हम लोग इसमें काम काम की बातें पढ़ेंगे। ओके, जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जिस प्रकार के सवाल आते हैं वो इस प्रकार के सवाल भी करेंगे। तो अभी क्या करेंगे कि इस चैप्टर पहले कंप्लीट करेंगे थ्योरी, उसके बाद न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। ओके, सो हम लोग चालू कर रहे हैं द्रव्यमान केंद्र से। ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों को अलग लेवल का लगेगा, तो आपको घबराना नहीं है। बस जो पॉइंट बताऊंगा वो इतना याद कर लेना। ओके, कैसे भी करके। तो द्रव्यमान केंद्र आपको समझना है कि क्या होता है। तो द्रव्यमान केंद्र समझिए ऐसे है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को कहीं भी फेंकेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे जो सिंपल पाथ फॉलो करेगा, कोई भी उस चीज़ का जो पार्टिकल होगा, कोई एक पार्टिकल सिंपल पाथ फॉलो करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। अब थोड़ा सा समझा देता हूँ पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो एक मैं आपको बात बता दूं, जैसे आप एक कोई डंडा है, उसको हवा में ऐसे फेंक देना है, तो ऐसे घूमते हुए ये इधर थे, ये ऐसे ऐसे जाएगा इस तरह से, मतलब कहीं पे जाके गिरेगा। सही बात है। तो आप देखेंगे कि सभी पॉइंट जो हैं इसी के चारों ओर घूम रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है ना, डंडा जहाँ भी रहेगा, ये जो पॉइंट होगा, ये इसके बीच वाला पॉइंट, इसी के चारों ओर क्या करेंगे, ये घूमेंगे ऐसे ही। तो इसी के चारों ओर राउंड करते हुए ये देखिए, बाकी सभी लोग, ये जितने भी हैं, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, लेकिन ये सभी क्या करेंगे, ये एक तरह से जो बीच वाला पॉइंट है ना, यही इसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र। एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी वस्तु है, अब आपको उसको एक उंगली पे उठाना है, एक उंगली पे क्या करना है, उठाना है आपको। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से एक उंगली उठाना है, तो जिस भी पॉइंट से एक उंगली पे उठा देंगे, वही पॉइंट उसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र। इसको भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दो बच्चे होते हैं, या जैसे भी वो एक मोटा आदमी होता है, इस तरह से बैठा होता है, एक छोटा आदमी बैठा होता है। तो आप देखेंगे इस तरह से कि यहाँ पर लगा होता है, तो ये उठता है तो ये भी ऊपर, इस तरह से ऊपर नीचे अपना करते रहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट क्या है इसका, ये पूरे सिस्टम का, ये जो पूरा सिस्टम है, लड़के बच्चे जितना भी है मिला उला के, सबका सेंटर ऑफ मास है। तो आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि पूरा द्रव्यमान जो है यहीं पर संचित है, यहीं पर संचित है। और इसको आप एक पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, उसको स्थिर करा सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो द्रव्यमान केंद्र है, ये इसका मीनिंग है एक्चुअल में। तो देखिए, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, तो यह एक ऐसा बिंदु होता है, सेंटर ऑफ मास एक बिंदु होता है, जहाँ पर पिंड का समस्त द्रव्यमान जो होता है संचित होता है, यानी पूरा द्रव्यमान वहीं पर रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये देखिए, ये अंदर या बाहर हो सकता है, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर रिंग होती है, जो साइकिल की रिंग होती है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र बीच में होगा, लेकिन रिंग में तो कुछ बीच में होता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बीच में होगा, तो ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जैसे रोटी है, रोटी को का एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट, लेकिन रिंग का ये बीचों बीच वाला, लेकिन रिंग में तो होता नहीं है। तो आपको समझना है कि पॉइंट अंदर बाहर हो सकता है द्रव्यमान केंद्र के। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे दिया हुआ है कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है, इसका संबंध जो होता है वस्तु के द्रव्यमान से होता है, जबकि गुरुत्व केंद्र से क्या होता है, वस्तु के भार से होता है। ये गुरुत्व केंद्र क्या होता है, आपको बस ये याद रख लेना है कि गुरुत्व केंद्र ये पॉइंट होता है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल एक्ट करता है। ओके, वो पॉइंट को हम लोग कहते हैं गुरुत्व केंद्र। और द्रव्यमान केंद्र किसको कहते हैं, जहाँ पर पूरा द्रव्यमान उसका संचित होता है। तो देखिए, ये कोई ए और बी जो दो पार्टिकल हैं, इनका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है, वो कैसे निकाला जाता है, ये फार्मूला होता है कि सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पर है, तो आर सी एम क्या होता है, M1 R1 + M2 R2 अपान में M1 + M2। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है इस तरह से, और इससे रिलेटेड आपको सवाल दिए जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कुछ। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है मैं आपको सेशन में करा दूंगा, आपको डरना है, भयभीत नहीं होना है। मैं कैसे कराऊंगा इसको आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखेंगे हम लोग जब आगे। देखिए, ओके, आगे
अब देखिए द्रव्यमान केंद्र की गति क्या होती है। तो द्रव्यमान केंद्र की गति ये होती है कि हर पार्टिकल का वेग जो भी पार्टिकल है उनका वेग निकालो और उनका जो हर पार्टिकल का द्रव्यमान का गुणा कर दो। तो हर पार्टिकल का द्रव्यमान और उसका वेग, हर पार्टिकल का द्रव्यमान और उसका वेग, हर पार्टिकल का द्रव्यमान और उसका वेग गुणा करके सबको जोड़ दो और जोड़ा करके जितना टोटल द्रव्यमान है उसको क्या करो, भाग दे दो। यही सेंटर ऑफ मास का वेग निकल जाएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे अगर आपको बोलेगा कि एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका वेट 4 kg, इसका 5 kg, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने से जाएगा, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो फार्मूला बस आप लोग को यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेना है और इसको नोट डाउन करने के बाद इससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे मैं बता दूंगा। एक्चुअल में सवाल नहीं पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, जहाँ से आएगा मैं बताऊंगा आपको, बट आपको याद रखना है। दृढ़ पिंड क्या होता है, देखिए दृढ़ पिंड मतलब होता है कठोर चीज़ को कहते हैं। कठोर चीज़ उसको बोलेंगे कि जिसमें 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी रहेगी ना वो फिक्स रहेगी। अगर मान लो नरम चीज़ होगी तो क्या होगा, आप दबा के पिचका के इनके बीच की दूरी तो बदल देंगे ना। जैसे सोख्ता वगैरह होता है या बेड वगैरह गद्दा वगैरह होता है, उसमें क्या कर सकते हैं, दबा देंगे तो दोनों 2 पॉइंट, कहीं भी 2 पॉइंट बना लीजिए, उनके बीच की दूरी अदल बदल जाएगी। लेकिन एक पत्थर पे 2 पॉइंट बनाए हैं तो उसको सोचेंगे दबा के इसको आसपास कर दें या दूर दूर कर दें, तो कर नहीं पाएंगे। तो दृढ़ पिंड का मतलब होता है कि जब 2 ऐसी वस्तु है जिसमें 2 कड़ों के बीच की जो दूरी होती है वो फिक्स होती है, तो ऐसे पिंड को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। ये याद रखना है। और प्रकृति में कोई भी बॉडी जो है, कोई भी वस्तु जो है दृढ़ पिंड नहीं है, ये भी याद रखना है, क्योंकि सबको दबा के या किसी भी तरीके से उस पॉइंट के बीच की दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो कहने का मतलब है बल का वैल्यू बढ़ाकर या घटाकर जैसे भी करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रकृति में कोई भी पिंड जो है दृढ़ पिंड नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं दृढ़ पिंडों की गति की, यानी दृढ़ पिंड जो होते हैं, दृढ़ पिंड का मतलब आप क्या समझते हैं, जो डेली लाइफ में देखते हैं ना, डेली लाइफ में वो सभी दृढ़ पिंड होते हैं। जैसे कार देखते हैं, बाइक देखते हैं, साइकिल देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि साइकिल को पिचका के छोटा करके देंगे या कुछ भी कर देंगे, तो वो सब नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो दृढ़ पिंड में आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो फिक्स रहेगी, वो घटेगी बढ़ेगी नहीं। ओके, जैसे दृढ़ पिंडों में गति देखेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज़ होती है स्थानांतरी गति। तो स्थानांतरी गति क्या होती है, परिभाषा याद रखना। यदि कोई पिंड या निकाय इस प्रकार की गति करता है कि उसके प्रत्येक कण एक निश्चित समयांतराल में समान विस्थापन तय करते हैं, अर्थात समान दिशा में चली गई दूरियां समान हो, तो उस गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। जैसे किसी पिंड का किसी तल पर फिसलना, व्यक्ति का किसी तल पर चलना है। ओके, जैसे मान लो साइकिल चलती है, साइकिल, तो साइकिल में जितना चक्का आगे जाता है उतना हैंडल भी आगे जाता है, उतना जितना गद्दी होता है वो भी आगे जाता है, उतना आप भी जो बैठे रहते हैं वो सब आगे उतना ही रेट से आगे जाते हैं। जितना अगर 1 मीटर गया तो आप भी 1 मीटर आगे जाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि साइकिल 1 मीटर आगे चली गई, आप 3 मीटर चले गए तो इसका मतलब आप तो फेंका गए ना, ऐसा नहीं होगा। तो जब आप सभी जो पार्टिकल रहेंगे वो एक निश्चित दिशा में और समान विस्थापन अगर तय करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्थानांतरित गति। जैसे ट्रेन वगैरह भी होती है, तो सब यात्री अगर 1 मीटर ट्रेन घुस गई तो सभी लोग 1 ही मीटर जाएंगे। ओके, समझ में आ गया। घूर्णन गति क्या होता है, घूर्णन गति में जितने भी पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे पहले सीडी आती थी, सीडी, तो उसमें कैसेट लगता था, तो एक बीच का पॉइंट होता था, उसी पॉइंट के चारों ओर क्या करते थे, जितने भी पार्टिकल थे वो सभी इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो सब जितने भी पृथ्वी पर गाड़ी घोड़ा गाय भैंस बैल बकरी जितने भी अक्षर मच्छर हैं वो सब क्या करते हैं, उसी के साथ चक्कर लगाते हैं। तो सब जब ऐसा होता है कि कोई दृढ़ पिंड के सभी कण एक वृत्तीय पथ पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं, तो इसी गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे लट्टू का नाचना, ठीक है ना, फ्लाई व्हील वगैरह होते हैं। तो गति, घूर्णन गति के समीकरण याद रखना। देखिए आपको घूर्णन गति के अगर समीकरण आपसे पूछा जाता है तो कैसे याद कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपको v को चेंज कर देना है ओमेगा से और u को चेंज कर देना है ओमेगा नॉट से। ओके, और एक्सीलरेशन को चेंज कर देना है अल्फ़ा से, और जो दूरी है उसको चेंज कर देना है थीटा से। बस हो गया। तो आपको पता है कि 3 फार्मूले हैं आपके पास। एक आपके पास है v बराबर u प्लस ए टी, ये यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये और क्या है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर
प्लस 2AS। अब इसी से कंपेयर करो, v की जगह पे क्या रखना है ओमेगा, और u की जगह पे क्या रखना है ओमेगा नॉट, और एक्सीलेशन की जगह पे क्या रखना है अल्फ़ा, टाइम की जगह कुछ नहीं, बस वैसे ही। तो वी ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। दूसरा देखो यस की जगह पे क्या रखना है थीटा, थीटा बराबर यू की जगह पे क्या रखना है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। देखो बस चेंज कर रहा हूँ, वी की जगह पे ओमेगा, यू की जगह पे ओमेगा नॉट, ए की जगह पे अल्फ़ा और एस की जगह पे थीटा। अगला देखोगे तो वी स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यू नॉट वी नॉट ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। दिस इज़ द फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे देख सकते हो। एक्चुअली में फार्मूले कभी पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको याद रख लेने हैं, ठीक है ना। हो सकता है कभी किस्मत ख़राब हो आगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, अगला चीज़ है जड़त्वागुण। जड़त्वागुण बेसिकली इसको आई से दिखाते हैं, ये याद रखना है एम आर स्क्वायर होता है। आई बराबर कितना होता है एम आर स्क्वायर। मैं आपको इसका सेंस बता रहा हूँ। आई जो जड़त्वागुण है ये क्या है। देखिए किसी चीज़ को, एक ही चीज़ होती है, उसको अलग अलग एंगल से अगर आप लोग घुमाएंगे तो उसको अलग अलग आपको मतलब बल लगाना पड़ेगा, या जो बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में घुमाने वाले जो बल होते हैं उसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे अगर आप लोग समझेंगे तो एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर को आप चाहें तो लुढ़का के ले जा सकते हैं, ऐसे टप्पा खा के भी लेके जा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, बट आप पाएंगे कि लुढ़का के ले जाना यानी कि जो डगराते हुए लेके जाते हैं उस वो लेके जाना ज़्यादा आसान होता है। तो लेकिन एक ही सिलेंडर ना है, सिलेंडर तो अलग अलग है नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग एक्सिस के थ्रू घुमाने में अलग अलग आपको टॉर्क लगाना पड़ता है। वही टॉर्क को डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर होता है उसे ही हम लोग कहते हैं जड़त्वागुण। बस ये जड़त्वागुण से ये पता चलता है कि जड़त्वागुण अगर ज़्यादा है तो ये वस्तु को घुमाने के लिए हमको ज़्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी घुमाने वाला बल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ये याद रखना है। तो जड़त्वागुण ये याद रखना है। तो जड़त्वागुण क्या होता है, जिसके कारण वह किसी अक्ष के प्रति अपनी घूर्णन की अवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। घूर्णन पिंड का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्वागुण जो होता है कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आई का फार्मूला याद रखना, आई बराबर एम आर स्क्वायर। इसकी यूनिट भी पूछी गई थी, बीमा भी। तो एम का मात्रक केजी और आर दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा यम हो जाएगा और साथ में एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना सब। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, घूर्णन त्रिज्या होती है एम के स्क्वायर, आई बराबर एम के स्क्वायर। ये याद रखना है कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है आई बटा में यम का अंडर रूट, आई बटा एम। आई क्या है जड़त्वागुण है, अभी बताया हूँ। जड़त्वागुण अगर किसी ऑब्जेक्ट का पता रहेगा और नीचे उसके मास से भाग दे देंगे आप लोग और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या, ये बस इससे ही फार्मूले याद रखने हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन तो घूर्णन त्रिज्या, तो इम्पॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखना। अब देखिए जड़त्वागुण ज्ञात करने संबंधी प्रमेय, तो ये फार्मूला और डायरेक्ट देखिए हर बार जैसे कि मतलब डायरेक्ट पूछा गया था कि जड़त्वागुण संबंधी जो प्रमेय है, एक है समांतर अक्ष का प्रमेय। तो ये एक समांतर अक्ष है, ये आप समझ सकते हैं। तो समांतर अक्ष में क्या होता है कि किसी भी अक्ष के परितः जो होता है वो होता है आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला याद रखना है, अच्छे से याद रखना, आई बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। और इसमें भी याद रखना है कि इसमें लंबवत अक्ष के, देखो ये समांतर बनाया गया, यहाँ पे लंबवत है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, या वाई एक्सिस है। तो तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या रहती हैं लंबवत रहती हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है किसी का भी निकालेंगे, जेड का निकालेंगे तो क्या होगा आई एक्स प्लस आई वाई। तो मतलब एक का निकालेंगे तो दो को जोड़ देंगे, इस तरह से इसमें देखना है आपको। सो ओके, तो इसको समांतर अक्ष बोलते हैं और इसको लंबवत अक्ष, दो ही पर में होती हैं, इसको आपको याद रखना है। ओके, देखिए ये आपको याद रखना है बाबू, और अच्छे से याद कर लेना है आपको कि वलय का सेंटर जड़त्वागुण कितना होता है। वलय बोलते हैं रिंग को, ठीक है ना, रिंग का होता है एम आर स्क्वायर। अब व्यास के परितः कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये पूरा चार्ट आपको अभी क्या मैं बता रहा हूँ, ये पूरा चार्ट आपको अभी जस्ट इसको बनाना है और बना के अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। और जो हिंदी में लिखा है इसको अच्छे से देख लेना। मैं आपको लाइव में इससे रिलेटेड कुछ वीडियो दिखाऊंगा कि ये क्या इसमें है, वीडियो में इसका मतलब क्या है अच्छे से बताऊंगा। कि आपको ये बस पता करना है कि व्यास के परितः और केंद्र से गुजरने वाली,
तो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि व्यास के परिता और इससे क्या मतलब है, थोड़ा सा आप समझिए। एक वलय का बता दे रहा हूँ, देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक मिनट, इसको नहीं लेते हैं हम लोग। इसको लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। देखिए अगर कोई व्हील ऐसे नाचता है, इस तरह से घूमता है, तो इस ऐसे घुमाने के लिए, यानी इस दिशा से ऐसे घुमाने के लिए जो हम लोग जो इसका जड़त्व आघूर्ण होगा, जड़त्व आघूर्ण वो होता है mr²/2। इसका मतलब क्या होगा कि सॉरी mr² हो जाएगा, ओके, mr²। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये क्या है, इसके केंद्र के थ्रू, यानी केंद्र से होकर गुजरने वाली एक्सिस के थ्रू इसको घुमा रहे हैं। यानी कोई भी अगर एक्सिस जो है इसके केंद्र से होकर गुजरेगी तो इसको घुमाने के लिए इस प्रकार का जड़त्व आघूर्ण होगा। जड़त्व आघूर्ण से हमें ये पता चलता है कि कितना कष्ट होगा इसको घुमाने के लिए, यानी कितना बल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर फिगर देखेंगे आप लोग तो इसका देखिएगा, ये वाला सॉरी, आगे देखो, इसको हम लोग ऐसे घुमाना है, ऐसे, ऐसा समझिएगा कि यहाँ से भी इसको बांध दिया गया है, यहाँ से भी इसको बांध दिया गया है, तो इसी बांधे हुए हिसाब से इसको घुमाना है। तो ये मतलब ये आगे जाएगा इस तरह से, ये मतलब इस तरह से आगे पीछे अपना घूमेंगे। तो अगर इसको ऐसे घुमाना हो तो इसके लिए हमको जो जड़त्व आघूर्ण मिलेगा वो mr²/2 मिलेगा। सो इसी तरह से फिगर है, इसको आपको ऐसे ही एनालिसिस करना है इसका। तो देखिए इसका mr²/2 है, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे घुमाने में आपको आसानी होगी और ऐसे घुमाने में आपको कठिनाई होगी, ओके। तो ऐसे घुमाने में आपको आसानी होगी, ये आपसे इससे पता चलेगा, लेकिन आपको याद रखना है सब कुछ। तो ये है, डिस्क रहेगी, और डिस्क क्या होता है, पूरा भरतू रहेगा, जैसे रोटी होती है आपकी, एक डिस्क की तरह है। तो वो रोटी का वही डिस्क होगा। अगर केंद्र से जाएगी तो mr²/2, और व्यास के परत करेंगे तो mr²/4। खोखली डिस्क होगी, यानी कि डिस्क क्या है, खोखली है। तो खोखली डिस्क का इतना होगा, देखिए mr1² + r2² बटा में 2। खोखली डिस्क का मतलब होता है जैसे रोटी वगैरह है, बीच में से कुछ पार्ट निकाल दिया गया है, ठीक है ना, तो बीच में खोखला हो गया, तो इसका आता है mr² + r2²। देखिए दो त्रिज्या होंगी, एक छोटे वाले डिस्क की, एक बड़े वाले डिस्क की, तो इस तरह से दो त्रिज्या होंगे। ठोस बेलन का कितना होगा, mr²/2, और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा ज्यामितीय अक्ष के लंबवत, तो इसका आता है इतना। ये सभी आपको याद रखने हैं, इसमें नो डाउट आपसे सवाल डायरेक्ट यही सब पूछे जाएंगे कि बताइए डिस्क का कितना होगा, ये दे देगा, केंद्र से गुजरने वाली व्यास के परत। सो आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि क्या आपको याद रखना है। पहली बात तो वलय याद रखना है, डिस्क याद रखना है, ये याद रखना है, ओके। और आपको ये गोला याद रखना है। बेलन बहुत रेयर पूछा जाता है, गोला का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर व्यास के परत पूछेगा तो 2/5, और स्पर्श रेखा के परत पूछेगा तो 7/5। mr² सब में आएगा, ओके। सो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये क्वेश्चन वगैरह हैं तो थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, ओके। आगे देखिए बल आघूर्ण क्या होता है। बल आघूर्ण यानी कि ऐसा बल जो किसी कण को घुमाने के लिए कार्य करता है, किसी कण को घुमाता है, तो ऐसे बल को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सबसे पहली बात ये याद रखना है कि इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से, और टाउ बराबर होता है r×f, r×f, यानी टाउ बराबर जो होता है, टाउ बराबर r×f, इस वेक्टर से इसको प्रदर्शित करते हैं, ओके। यह एक सदिश राशि है, इम्पॉर्टेंट है, सदिश राशि है, तो इसका मात्र क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये भी याद रखना है, न्यूटन मीटर, सदिश राशि ये लिखा हुआ है। और देखिए बल आघूर्ण टाउ और जड़त्व आघूर्ण में क्या संबंध है, तो टाउ बराबर होता है I α। वह आपको समझना, I क्या है, ये जड़त्व आघूर्ण है, ये क्या है, बल आघूर्ण है, यानी बल जो घुमाने के लिए लगाया जाता है, ऐसे बल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। ये जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण से ये पता चलता है कि वस्तु को घुमाने के लिए कितना बल हमको
लगाना है, ये पता चलता है जड़त्व गुण से। अल्फा क्या होता है, ये कोणीय त्वरण होता है, आपको बताया था कि कोणीय त्वरण। और अल्फा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, आपको बताया गया है वृत्तीय गति में। तो ये सभी फार्मूले हैं जो इम्पॉर्टेंट है, याद रखने आपको, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट याद रखिए, फार्मूला क्या है, बीमा क्या है, मात्रा क्या है, यही पूछे जाएंगे आपसे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा का फार्मूला, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, उसी तरह से आगे देखिए। नेक्स्ट, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ यम होगा वहाँ पर आई यूज होगा रोटेशन में, और जहाँ जहाँ वी होगा वहाँ पर ओमेगा यूज होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। तो हाफ एम वी स्क्वायर जो होगा, हाफ यम की जगह पे क्या आ जाएगा आई, और वी की जगह पे क्या हो जाएगा ओमेगा। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को हम लोग कहते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। जब भी घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर याद रखना है। कोणीय संवेग देखिए क्या होता है, कोणीय संवेग होता है जे बराबर में आर क्रॉस पी, यानी आर पी साइन थीटा एन कैप। तो आपको यह याद रखना है, ये एक सदिश राशि है आर क्रॉस पी। आर क्या है, दूरी है, और पी क्या है, रेखीय संवेग, पी बराबर एम वी वाला, और थीटा जो है आर और पी के बीच का कोण है। तो इससे रिलेटेड फार्मूला याद रखना है। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आपको याद रखना है कि कोणीय संवेग क्या होता है, ये एक सदिश राशि है। ओके, सदिश राशि क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में जो संबंध है वो ये है कि टाउ बराबर क्या होता है, डी जे बटा में डी टी, ठीक है ना, डी जे बटा में डी टी। तो ये याद रखना है कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या संबंध है। तो इसको पहली बात सिंबल का मतलब पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है, टाउ किसके लिए यूज हुआ है, बल आघूर्ण के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सभी सवाल हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ से अच्छे से आगे देखिए। नेक्स्ट, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। मैं आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताया था कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु पर बाह्य बल शून्य होता है, बाह्य बल शून्य होता है, तो वस्तु का कुल रेखीय संवेग का संरक्षण संरक्षित रहता है। जो कुल उसका रेखीय संवेग होता है m1 v u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये बताया था आपको, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से जब किसी वस्तु का जो बल आघूर्ण जो है, बाहर से कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है, तो उस समय क्या होता है कि उसका कोणीय संवेग जो होता है नियत रहता है, यानी कि डी जे बराबर में, यानी जे बराबर में आई ओमेगा होता है, जे बराबर में आई ओमेगा। ये फार्मूला याद रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोणीय संवेग संरक्षण कब होता है, जब वस्तु पर बाहरी कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं होता है। लोटनिक गति क्या होता है, लोटनिक गति ये होता है कि वस्तु आगे भी बढ़ती है और ये साथ में लुढ़कती भी है। जैसे आप लोग, ठीक है ना, कभी देखते होंगे कि जैसे डिस्क वगैरह होती है तो नीचे छोड़ देते हैं, गोली वगैरह होती है तो वो आगे भी चलती है और साथ में घूमती भी है। तो ऐसी गति को हम लोग कहते हैं लोटनिक गति। तो यही लिखा हुआ है, जब कोई पिंड अपनी अक्ष के परितः घूर्णन के साथ साथ रेखीय गति भी करे, यानी घूमे भी साथ में आगे भी बढ़े, तो ऐसी गति को हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन या लोटनिक गति। जैसे देखोगे सड़क पर साइकिल की गति, जैसे सड़क पर कैसे साइकिल चलती है, आगे भी बढ़ती है, साथ में पहिया भी इसका घूमता है। ओके, ये सब देख सकते हो। तो देखिए जब भी घूर्णन गति होती है तो गति में दो वहाँ पे ऊर्जाएँ होती हैं, गतिज ऊर्जाएँ। एक पहली बात, जो घुमाने के लिए जो ऊर्जा लग रही है उसको हम लोग कहते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जो इसको आगे ले जा रही है उसको हम लोग कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप लोग हाफ एम वी स्क्वायर पढ़े हैं। ये गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये वही गतिज ऊर्जा है जो उसको आगे ले जाती है। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये घुमाने वाली, ये आगे ले जाने वाली। ओके, सो दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, ये फार्मूले आपको याद रख लेने हैं, होपफुली ये नेक्स्ट लास्ट होगा। देखिए आनत तल पर लोटनिक गति, ये इम्पॉर्टेंट है। और देखो आपको 3 बातें याद रखनी है कि आनत तल के निम्नतम बिंदु पर पिंड का वेग, यानी कि ये जब सड़क के नीचे आएगा यहाँ पर, तो उस टाइम वेग कितना निकालोगे, v बराबर में 2g साइन थीटा अपान में 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ठीक है ना, के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। और के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी घूर्णन त्रिज्या है, मैं आपको बताया हूँ पहले, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो घूर्णन त्रिज्या है, ये याद रखिएगा। आनत तल पर त्वरण कितना होगा, त्वरण जो होता है ए बराबर में जी साइन थीटा अपान में 1 प्लस के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो देखो यहीं पे बस 2 जो है कड़ी में 2 वगैरह जो हटा देना है, तो जी साइन थीटा आ जाएगा, आराम से देख सकते हो। तो त्वरण जो हो रहा है वो निकाल सकते हो यहाँ पे। आनत तल के न्यूनतम बिंदु पर पहुँचने में लगा समय कि कितने समय में यहाँ तक आएगी, वो समय निकाल सकते हो। 1 बाई साइन थीटा
अंडर रूट में 2h/g 1+k² r², ये आपको फार्मूले याद रख लेने हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये टोटली टॉपिक क्या था कि फार्मूला रिलेटेड है और फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक में देखो टफ से भी बहुत टफ से टफ सवाल बनाए जा सकते हैं, बट आपको उतना ज़्यादा जानना नहीं है, बस यही करना है आपको, क्वेश्चन आपका हो जाए, 1 या 2 क्वेश्चन जो आएगा उसको आसानी से आपको टैकल करना है, वो हो जाना चाहिए आपसे, ओके। सो ये टॉपिक आपका यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट का इन द सेंस कि आपको पहली बात तो सभी फार्मूले एक चार्ट पे बनाना है, उसको 10 बार 5 बार लिखना है, याद कर लेना है, तभी आप क्वेश्चन में बढ़ें। क्वेश्चन को देख के घबराइए मत, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये ऑथर जो होते हैं, बुक के राइटर वगैरह, ये अपने अनुसार भी डाल देते हैं, और उनका जो पेपर होता है, पेपर से कोई लेना देना भी नहीं होता है, तो ऐसा भी पाया जाता है, ओके। सो बहुत बेसिक तैयार रखिए, और जितना मिनिमम हम लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, मिनिमम क्या है, कितना पढ़ सकते हैं, वो यहाँ पे बताया हूँ मैं। तो होपफुली आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, वो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, ओके। सो इस लेसन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं।